वतन है अगर गजल तो साज हो तुम, सरहद पर आग उगलती आवाज हो तुम। मुल्क के दामन पर चमकते हैं हमारे जवान, हिंद को खून से सींचने वाले जाबाज हो तुम। ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव पर, जो अपनी 25 साल की ड्यूटी को पूरी कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं कागजी तौर पर, लेकिन अभी भी जज्बा बरकरार है देश सेवा करने के लिए। कारगिल युद्ध 14 जुलाई 1999 की कार्रवाई के लिए भारत सरकार ने अपने सर्वोच्चतम सम्मान परमवीर चक्र से योगेंद्र सिंह यादव को सम्मानित किया। गौरतलब है कि योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले सैनिक हैं, जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। तभी तो उन्हें देखकर लोग ये कहते हैं कि न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता आपके वीरों ने दुश्मन को चुन चुन कर मारे हैं। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को यूपी में बुलंदशहर के औरंगाबाद अहीर गांव के एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता रामकरण सिंह यादव भी फौज में थे, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में अपनी सेवा देते हुए 1965 से 1971 के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दे चुके हैं। योगेंद्र बचपन से अपने पिता से 1962, 1965 और 71 के युद्ध की जानकारी लेते रहे हैं और उनकी कहानियां भी सुनते रहे हैं। और ये कहानी सुनकर उन्होंने ये ठान लिया था कि आगे जाकर आर्मी ही ज्वाइन करना है। तभी तो दोनों भाई आर्मी में गए। योगेंद्र ने 16 साल 5 महीने की कम उम्र में ही आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। इनकी प्रारंभिक ट्रेनिंग जबलपुर शहर संस्कारधानी के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर में हुई और उसके बाद इन्हें 18 ग्रेनेडियर्स प्लाटून कमांडो घातक का हिस्सा बनाया गया। सबसे पहले कारगिल हिल में 3 बंकरों पर कब्जा करने का दायित्व इन्हें सौंपा गया, जो कि 1000 फुट की ऊंची चोटी पर था, जिस पर चढ़ना नामुमकिन था। -डिग्री पर इस पर कैसे चढ़ा जाए ये सोचनीय था। योगेंद्र न हारे न थके। उन्होंने रस्सियों के सहारे चढ़ने का प्रयास किया और आधे रास्ते में ही दुश्मनों ने ताबड़तोड़ गोले, बम और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें इनके प्लाटून कमांडर के साथ साथ 2 अन्य लोग शहीद हो गए। लेकिन योगेंद्र थके नहीं और हौसला भी उनका पस्त नहीं हुआ। 3 गोलियां लग चुकी थी, गले और कंधे में भारी चोट आ चुकी थी, लेकिन योगेंद्र रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े और एक बंकर पर उन्होंने ग्रेनेड से हमला करके अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद अपने साथियों सहित दूसरे बंकर पर भी हमला कर दिया, जिस दौरान उनके ऊपर गोलियों की बौछार हुई और एक नहीं बल्कि 15 गोलियां लगातार लगी। लेकिन फिर भी भारतवासियों के दुआओं और भारत माँ के आशीर्वाद से आज भी योगेंद्र यादव सकुशल हम सबके बीच में है। 14 और 15 जुलाई की दरमियानी रात में और क्या हुआ और किस प्रकार से जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए योगेंद्र सिंह यादव अपने सीनियर्स के पास पहुंचे और जिस बंकर पर पाकिस्तानी सेना हमला करने वाली थी उसे कैसे बचाया, आइए जानते हैं ये पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जबलपुर शहर ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि जिन्होंने कारगिल में अपना लहू बहाया और ईश्वर के आशीर्वाद से, हम सभी के दुआओं से वो बचकर निकले, वो हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। आपने बिल्कुल ठीक समझा। कारगिल की अगर मैं बात करूं और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं विक्रम बत्रा जी की, तो मेरे ख्याल से आप उनके साथ में भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में और ढेर सारी बधाइयां। और आपके लिए तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर का आशीर्वाद और पूरे भारत देश का जो कह सकते हैं कि दुआएं थी कि 15 गोलियों के बाद आप सकुशल निकले। और मैं आपको सल्यूट करती हूँ, आपकी बहादुरी को, आपके जज्बे को, कि भारत देश के लिए आपने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। बिल्कुल, मैं समस्त भारतवासियों को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ माँ नर्मदा की इस पावन धरा जबलपुर को। और ये जबलपुर धरती वो पावन धरती है जिसपे 5 परमवीर चक्र। बिल्कुल। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं जिस रेजिमेंट से, उस रेजिमेंट के 3 परमवीर चक्र
और 2 जीवित, जी। जिनको देश ने देखा है, सुना है। 21 में से, जिसमें से 1 एयरफोर्स और 20 आर्मी के, और 20 आर्मी में से 5 जबलपुर की धरा से। जी। तो ये इससे शौर्य और वीरता का ये धरती का संगम कहा जा सकता है। इस धरती में वो शौर्य है, वो वीरता है जो तैयार करती है नए यूथ को इस राष्ट्र की सीमाओं पर खड़े करने के लिए, राष्ट्र की सीमाओं को रक्षित और सुरक्षित करने के लिए। मुझे भी इस धरती से सींचा गया था और इतने ट्रेनिंग के दौरान सींचा है, इतना पुरुषार्थ इस धरती ने दिया है, तभी तो जाकर के मात्र 19 साल की अवस्था और 2.5 साल की सर्विस जो मुझे कारगिल का युद्ध लड़ने का इस माँ भारती ने सौभाग्य जी। तो ये एक जो हम विजुलाइज करते हैं, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, विजुलाइजेशन, पावर ऑफ विजुलाइजेशन वो होती है जो आप अपने अंतर्मन से उसको देखते हो तो वो आपकी शक्ति उस तरफ आपको मोड़ती हुई चली जाती है। मैंने बचपन से विजुलाइज किया था कि एक सैनिक हूँ, युद्ध लड़ रहा हूँ, अपने पिता को देखकर, अपने पिता की बातों को सुन करके जी, और किताबों में पढ़ करके, क्योंकि किताब में 6th क्लास में पढ़ा था कि एक सैनिक ऐसा भी है, ऐसा हिंदुस्तान का सैनिक जो अकेले 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करता है जी, और 9वें पे निशाना लगाते लगाते वो माँ भारती की गोद में सो जाता है। अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा था। बिल्कुल। उसी रेजिमेंट में आना और उस रेजिमेंट की मिट्टी से अपने आप को सींचना, इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जीवन मिलता है जी, और इस धरती माँ के गर्भ से हम पैदा हुए इंसानी रूप में। ये धरती तो जब की, तब की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ के, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती। ऐसी धरती जिसने जब जब एक बेटे का शीश मांगा तो हमारे लाखों लाख बेटे और बेटियों ने अपने शीशों को कुर्बान किया है। मुझे भी कुछ लहू की बूंदें बहाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि ग्रेनेडियर्स मेरी पहचान है और यूनिट मेरी जान है। वो 18 ग्रेनेडियर्स हमें मौका मिला कारगिल में, सबसे पहले तोलोलिंग टॉप। तो आप ये सोचिए कि आप जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, बस थोड़ा सा मोटे मोटा नॉलेज है, तो उस मोटे नॉलेज के ऊपर आप प्लानिंग बना करके चलते हैं। वहां जो शुरुआती इंफॉर्मेशन कि यहाँ टेररिस्ट हैं, उनको मारना है, भगाना है, उसी के आधार के ऊपर प्लानिंग, और प्लानिंग में हम 22 दिन लगे और 22 दिन में हमने 2 ऑफिसर और 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 21 जवानों को खोया है। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप प्राप्त। उसके बाद फिर हमें टाइगर हिल को फतेह करने का आदेश मिला। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जिस पर ऑक्सीजन नहीं थी और सीधा बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान। तो मैं युवाओं को, दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। उससे पहले मेरी कोई अलग से पहचान नहीं थी। मेरी इतनी पहचान थी कि मैं भारतीय सेना का एक सैनिक हूँ जी, ग्रेनेडियर रेजिमेंट का एक सिपाही हूँ और अपनी यूनिट का ब्रावो कंपनी 5 प्लाटून नंबर 1 सेक्शन का एक नंबर 1 सिपाही था। इतनी पहचान थी। लेकिन जो 22 दिन की हमने तोलोलिंग टॉप के ऊपर लड़ाई लड़ी, जिसमें 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और मिशन पहुंचाना जी, मुझे उस टीम का हिस्सा बना। और हमने 22 दिन, 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो दिन रात चलते रहे, सोए नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, लगातार चलने से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग जी। इनको इस टीम के अंदर शामिल किया गया। तब मुझे घातक प्लेटून कमांडो टीम उसमें शामिल किया गया और उसी टीम को टाइगर हिल पर सबसे पहले हमला करना था। तो हमारे एक लेफ्टिनेंट बलवान सिंह थे, उनको कमान दी गई। 1-2 दिन का रिहर्सल था, उसके बाद चढ़ना शुरू किया, क्योंकि जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना एडवांटेज ज्यादा होगा। बिल्कुल, दुश्मन के पास बहुत बड़ा एडवांटेज था, वो दूर से दूर देख सकता था। तो अब उनके एडवांटेज को डिसएडवांटेज में बदलने के लिए हमने अपनी प्लानिंग की। उस समय बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हर एक मनुष्य में जो जी रहा है इस धरती पर, उसकी समय एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है कि आज का समय
कल पूरी दुनिया की दौलत को ला करके किसी के कदमों में डालोगे वापस नहीं आपको खरीदा नहीं जा सकता है। और कोई ऐसा धवक भी नहीं कि आज के समय को कल दौड़ करके पकड़ सके, नहीं। और समय के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तो समय आपको सही आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और अगर आप खड़े होगे तो समय की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि आपका बाजू पकड़ करके साथ में लेकर के जाएगा नहीं, वहीं खड़ा छोड़ जाएगा। तो हमने उस समय की महत्व को समझा, हमने इसलिए रात का प्लानिंग किया, रात को चले ताकि वो हमारे मोमेंट को देख ना सके। रात भर चलते थे, -20 डिग्री टेम्परेचर था। कितना कठिन। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान। जितनी देर अभी आपसे बात करते होगे, अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाए, चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू होता था। उस समय चेहरे से खून टपक रहा था और लगातार उनके बम्बारमेंट चल रहा। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और मुझे याद है तीसरी रात का वो मंजर, सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। दोनों तरफ से दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल 7 जवान ऊपर हम पहुंचे। ऊपर पहुंचे, सामने फिर दुश्मन के बंकर। हमारा उन्होंने देखा कि यार नजदीक आ गई हिंदुस्तान की फौज। उन्होंने फायरिंग शुरू किया। हमने भी पलक झपकते 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर की मौत के घाट उतारा। उसके बाद टॉप जो था वहां से 50-60 मीटर रहा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, हम केवल 7। उनसे लड़ते रहे, लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति भी आई, एक कदम आगे रखते तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते तब भी मरना निश्चित था। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश की माओ को जो अपने बेटे और बेटियों को कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के आज ये बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते। सोचा मरना है, ये धरती पर जो जीव है उसका अंत है जी, लेकिन मरेंगे ही तो एक शेर की तरह। भारत माँ ने कोई बेटे और बेटियां पैदा नहीं करे, शेर और शेरनी पैदा किए, तो शेरों की तरह लड़ करके मरे। सोचा लड़ते रहे। और जो अभी तक हम सब ने फिल्मों के अंदर देखा है ना कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है, मैंने देखा है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड कर रहा था, यहाँ से नाक से खून की धार बह रही, वो फर्स्ट एड करने लगा, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल कर बाहर, ऐसे गोद में आकर के लिखता है। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। क्या? और उसको सीने में गोलियां लगती हैं, वो भी मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ा, एक कांटे का बम गिरता है, उसको यहाँ से गर्दन करके जाती है, बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चलता फिर गिर जाता है। एक और साथी आगे बढ़ा तो फिर बम गिरता है, उसके दोनों हाथ। इस तरह से एक एक करके मैंने तमाम अपने साथियों को खो दिया, उनकी तरफ से मैं भी मरा। एक कमांडर था, चारों तरफ से गोलियों की बौछारें चल रही थी, बोला इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वो आकर के एक एक को गोलियां मार रहे। मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ कि जब जवानों के शरीरों की गोलियां लगती थी, बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, पैर में 2 जगह गोली मारी, देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। आपने सांस भी रोक ली थी क्योंकि आपको भी चेक करने, वो हमने तो फिल्म में देखा था, लेकिन आपने तो वो जीवंत लिया है कि जब आपको भी चेक करने वो लोग आए और आपको भी मरा समझ के वो लोग निकल गए। लेकिन उस समय की जो क्रिटिकल कंडीशन थी, देन उसके बाद वहां से आपका निकलना और फतेह हासिल करना अपने आप में, मतलब मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती। बिल्कुल ये एक सत्य है। और जैसे शिक्षा से हमारे अंदर संस्कार आते हैं, भक्ति आती है और भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है जी, और शक्ति से शौर्य बनता है।
तो उस समय जो मेरे जो सांसों की जो गति थी बहुत स्लो थी। जैसे एक बहुत बड़ा संत होता, आध्यात्मिक संत, उसकी 1 मिनट में सांस लेने की गति 1 मिनट में 7 से 8 बार जी। जब 7 से 8 बार रह जाती है तो हम उसको अगर बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है ये मृतक पड़ा हुआ। लेकिन वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सांसों पे कंट्रोल वो वहां काम आई, क्योंकि फौज ने सिखाया और कुछ मैं बचपन से अपनी माँ से सीखता हूँ। तो वहां जब वो गोली मार रहे हैं, सांस रुक रही है और मैं उस चीज को सहन कर पा रहा हूँ। और वो जो अवस्था थी, क्योंकि वो एक यौवन अवस्था होती है जिसको टीन एज बोलते हैं हम, उसमें हमारी जो ऊर्जा होती है वो बहुत संवेदनशील होती है, बहुत तेज होता है। उस ऊर्जा को अगर हम किसी चीज में कन्वर्ट कर दें तो वो ऊर्जा बहुत बड़े व्यक्तित्व को निखार करके लाती है। आपके अंदर वो सहन शक्ति, आपके अंदर वो सामर्थ्य पैदा कर सकती है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मेरे युवाओं से यही कहना है कि आपके पास जो वो शक्ति है ना, वो बहुत कम समय के लिए है। उसको अपने शौर्य के लिए और अपने लक्ष्य के लिए आपने उसको कंट्रोल कर दिया, उसको बांध दिया, तो आप जो चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो है ना महाभारत देखी हो कि पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा करी थी और उनकी जो मृत्यु थी उनकी मुट्ठी में थी। बिल्कुल। तो आप मौत को भी मात दे सकते हैं। बाकी तो ये छोटा मोटा जो सांसारिक चीजें हैं ये तो आराम से प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल। गोली मार रहा है, मैं देख रहा हूँ, पीड़ा नहीं हो रही, और आज अगर सुई चुभती है तो दर्द में इतनी असहनीय पीड़ा हो जाती है। अगर उस समय पीड़ा का एहसास होता तो शायद मुझे उठा करके ले जाते, न जाने कितनी यातनाएं मुझे दी जाती। लेकिन उस समय उस आध्यात्मिक शक्ति से, उस आपकी बौद्धिक शक्ति से, उस मानसिक शक्ति को एक साथ इकट्ठा कर लिया, इसलिए मुझे पीड़ा नहीं हुई। फिर जब उनको एहसास हो गया इनमें से कोई जिंदा ही नहीं, फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे शरीरों में बूट की ठोकरें डाली, पत्थर मारे, गालियां दी, और ये सब कुछ पड़ा सहता रहा, देखता ही रहा, सुनता रहा। सब कुछ हो जाने के बाद फिर उनके कमांडर ने फिर दोबारा से बोला इनके हथियार उठा लो, नीचे जो पोस्ट है उसके ऊपर हमला करना। हमले वाली ये बात जब मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा यार आज मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब सिर्फ एक प्रार्थना की ऊपर वाले से, मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। आपके पॉकेट में भी कुछ था उस समय? हाँ जी जी। तो वो हम जब निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा शक्ति सामने दिखती है, और इसका प्रत्यक्ष मैं आपको आज दूंगा जी। बस ये किया, वो गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे। जब वो नजदीक आने लगे तब एक दृढ़ संकल्प किया कि इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों काट के ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और जब आए तो आकर के उसने फर्स्ट में यहाँ पे जो गोली मारी थी, यहाँ पे तो पर्स था, पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते, और पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। हम इस देश को इस भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, सजीव। शायद माँ भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चलाई तो 5-5 रुपए के सिक्के पर्स में इकट्ठे थे, जब गोली चली तो जाकर के वहीं टकराई। देखो चेतना, उस गोली के धक्के से, प्रेशर से मुझे लगा कि यार मैं तो मर गया। फिर पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के शायद मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक जिंदा, अब मरेगा भी नहीं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने हैंड ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे फेंका, कोट के अंदर हुड लगे हुए, ग्रेनेड उसके हुड में गिरा, और जब तक वो निकाल पाता ग्रेनेड फट गई, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा, हमारे ऊपर आकर के गिर गया। उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई, चारों तरफ से गोलियों की बौछारें शुरू हुई। बस वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिश करी, इस हाथ की हड्डी निकल के सिर्फ कंधा हिला, बाप रे। एक हाथ से फिर ऐसे राइफल उठाई, वहां से उठा करके ऐसे फायरिंग किया, 3-4 पाकिस्तानियों को मार गिराया। इस हाथ से पलटा, फिर दूसरे पलटा, तीसरे पलटा, 4-5 जगह से फायरिंग किया।
फिर इनको लगा कि है अकेला नहीं है, नीचे से फौज आ गई। फिर वो भाग खड़े हुए। 4-5 मीटर तक मैं गया हूँ फायर करते हुए, चल नहीं सकता था, खिसकता रही था, फायर करता गया। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन का डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते जाते। बहुत देर वहां पर मैं ये सब कुछ नजारा देखता रहा। फिर मन मस्तिष्क के अंदर वही पागलपन, यार अपने पोस्ट को बचाना है, साथियों को नहीं बचाना है, चल योगेंद्र नीचे चल। बस पूरी शक्ति को एक साथ इकट्ठा किया, उससे धीरे धीरे घिसकता रहा, अपने साथियों तक पहुंचा जहां वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में आया कि इनमें से देखेंगे कोई जिंदा तो नहीं है। फिर आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। इस कमरे के स्पेस के बराबर उसमें डेड बॉडियां ही डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, छत बिछत अवस्था में। और ये 19 साल का लड़का उन डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ, जिसको ये पता नहीं था कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नहीं। फिर उस दर्दनाक वेदनाओं को देख करके बहुत रोया। और जब हम रोते हैं ना, तो ये भी एक थेरेपी है। जब रोते हैं तो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, और अपने आप से कनेक्ट हो। मैं रोते रोते शायद अपने आप से कनेक्ट हुआ। अपने आप से कनेक्ट, आप समझ रहे हो कि अपने आप, हम ये शरीर नहीं, हम एक सोल। और जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो शायद अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। रोते रोते जब मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, तभी आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लेकिन ये जो मन है, हमको भ्रमित करता है हमेशा। मन ने उस ईश्वर की शक्ति से मुझे हटा दिया, मुझे दर्द में लेके आ गया। हड्डियां जब टकरा रही थी, असहनीय पीड़ा हो, मैं यहाँ, मेरा मन पूरा शक्ति यहाँ पर आ गई। इस हाथ को से बांधने की चेष्टा करने लगा, हाथ बंध नहीं पा रहा था। फिर लगा कि यार इसको तोड़ करके फेंक, इसे पकड़ के झटका मारा, तोड़ने की कोशिश की, इसको उठाया, पीछे कमर पे डाला। फिर आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला। फिर मैं 500 मीटर नीचे लुढ़क करके उस आवाज के रास्ते से नीचे आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि सर ये चीजें हो चुकी हैं, ये अभी होने वाली है। दिन का 1:30-2 बज रहा था। फर्स्ट एड हुआ, कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाया गया। इतना ब्लड निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद था, बस आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने बोला बेटा मैं तो पहचानता हूँ। हाँ सर पहचानता हूँ। पहचानता कहाँ, दिख नहीं रहा, कुछ भी आवाज सुन रही। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल चंद ठाकुर। बोला जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग गई। टेंट में लेटाया, 3-4 स्टॉप दिलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। डॉक्टर आ गया, थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, एनर्जी सी महसूस हुई। फिर उन्होंने कहा बेटा कुछ बता सकता? हाँ सर बता सकता। तो ऊपर की तमाम घटनाक्रम से उनको इन्फॉर्म किया, अवगत कराया, बताया सर ये चीजें होने वाली, ये हो चुकी। तो बोले जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? सर जवान की रिक्वायरमेंट, हमने से फील्ड पट्टी खाने के लिए तो भूख ही लगती है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गए थे। पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट, एक बड्डी पेयर, हम सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था 72 घंटे में, आधा तो बैलेंस नहीं भूख लगती है। इतना कहते कहते तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा पंखा चल रहा है ऊपर। पूछा हूँ कहाँ पर, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्धर था। फिर सीज फायर हो गया और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल। और 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने हॉस्पिटल के बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल सेवा की। और अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2021 को रिटायरमेंट होकर के अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ। उसके लिए लगातार भारत के कोने कोने में अपने युवा साथियों से मिलता हूँ। और क्योंकि राष्ट्र से हमारी पहचान है और इस राष्ट्र ने हमें बहुत कुछ दिया और हम सबका दायित्व बनता है कि इस राष्ट्र को कुछ दें। ये सीख उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज जबलपुर की धरती पर जो मेरा रेजिमेंटल सेंटर है, इन्होंने योगेंद्र यादव सैनिक आराम गृह, जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों को, और इसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तमाम
क्योंकि ये एक पहला ऐसा परिसर है जहाँ पर तीनों सेनाओं को यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। बाकी मोटिवेट भी होंगे वो, मोटिवेट भी होंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जीओसी मध्य भारत एरिया और सेंट्रल कमांडेंट साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मेरे नाम से ये चीज़ शुरू की और लोगों को प्रेरणा का एक स्रोत बनाया है। मैं इनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः इस मां नर्मदे की धरती को नमन करता हूँ। एक चीज और है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है और इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है और इसकी हर एक नदी गंगा है और हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर आप हमारी राख से अगर जाकर कान लगाएं तो वहां पे भी हम भारत माता की जय बोलते हुए पाए जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये भारत माता की जय कहने में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आज कुछ नेता ये कहते हैं कि भारत माता आखिर है कौन कि हर प्रोग्राम में हम कहते हैं भारत माता की जय। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो संस्कारी पुत्र होगा उसको अपनी माँ के ऊपर अभिमान होगा, गर्व होगा। और ये भारत सनातन की जो है धरती रही है और सनातन ने हमें संस्कार और संस्कृति सिखाई है जी। जो इस धरती से जुड़ा है, जो मिट्टी से जुड़ा है, वो उस मिट्टी की खुशबू को पहचानता है, उसकी सुगंध को जानता है। और जो इस धरती से नहीं जुड़ा है उससे तो हर मिट्टी से दुर्गंध ही आती है। तो बहुत सारे लोगों का होता है अपना एक विचार होता है, कहते नहीं है अरे फौजी हैं तो मरने के लिए तो हैं। जैसे कुछ लोग कहते कि कांग्रेस पार्टी से कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई कितने मरे, व्हाट डू यू मीन कितने मरे? आप सोचिए कि परिवार छोड़कर वो आपके लिए मरा, ये नहीं बोलते। नहीं, हाँ, और मरना तुम्हारा होगा। हाँ। सैनिक कभी मरता नहीं है, सैनिक तो अमर होता है। और सैनिक मरने के लिए नहीं है, सैनिक तो हमेशा मारने के लिए होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए भारत सरकार, भारत माँ अपने बेटों को ऐसे संस्कारित करती है, ऐसे शिक्षित करती है कि वो जब जब इस देश की तरफ कोई आंख उठाएगा तो भारत माँ के बेटे और बेटियां उसकी आंखों को नोच लाएंगे। तो ये अपना अपना एक जो भी उनका सोच हो सकता है, मैं उनकी सोच को तो क्या कहूँ, मैं अपनी सोच को कह सकता हूँ। हिंदुस्तान का सैनिक, हिंदुस्तान के वो बेटे और बेटियां जिनके दिलों और दिमाग में भारत माँ बसती है, वो भारत माँ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक और लहू की आखिरी बूंद तक वो लड़ते रहेंगे और तभी ये भारत माँ को अपने लहू से उसको नहलाते भी रहेंगे। और भारत माँ ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी आगे अपनी पहचान को, मान को, स्वाभिमान को बढ़ाती है। एक सवाल और है कि आप, क्योंकि 99 की बात अगर करूं, कारगिल का युद्ध आपने देखा, उस समय भी प्रधानमंत्री रहे हैं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आए हैं और उसके बाद आपने ये भी देखा कि हमने उरी अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया और अब जो है वो युवा आज का जागरूक हो गया है और उन्होंने एक योजना लाई, अग्निवीर योजना। स्टार्टिंग में जैसे वो योजना आई, जैसे कि होता ही है हमारे भारत देश में, कुछ भी योजना आती है तो लोग उसके तह तक नहीं जाते हैं, बस कौवा कान ले गया तो वो कौवे को देखते हैं, कान को नहीं देखते। तो उस योजना के सिर्फ इस पहलू को उन्होंने पकड़ा कि 4 साल बाद छुट्टी आपकी। इट मीन्स कि ये योजना जो है वो युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है और ये फालतू की योजना है। इस योजना में हमें नहीं जाना चाहिए, करियर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब अगर मैं पर्सनली बोलूं, मैंने यहाँ पर GRC, 1STC और जैक तीनों जगह देखा। अग्निवीरों की ट्रेनिंग के टाइम पे उन युवाओं को देखा। मैं तो अपने आप को ये बड़ा दुख मुझे होता है कि मेरे टाइम पे ये अग्निवीर योजना क्यों नहीं आई, अदरवाइज मैं भी ज्वाइन करती, क्योंकि मेरा आर्मी के साथ बड़ा अच्छा अटैचमेंट है। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना भाई वहां सरहद पे खड़ा है तो मैं सुकून से बैठी हूँ और मैं सुकून से सांस ले रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा भाई है। तो ये जो अग्निवीर योजना आई, आज युवाओं को अधिक से अधिक, अगर मैं कहूं कि उनको जागरूक होकर इसमें जाना चाहिए, क्योंकि एक अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद एक सिविलियन के साथ में खड़ा होता है तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अग्निवीर के बाद आपको छुट्टी दे दी गई है। पहली बात तो ये कि कुछ फंड रहेगा कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एग्जाम दीजिए, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सारी सेवाएं हैं, आप वहां पे भी सेवा दे सकते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि अग्निवीर योजना जो है वो जस्ट लाइक का एक जॉब, तो मैं यही चाहूंगी कि हमारे युवाओं को आप बताएं, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, इन तीनों में अगर आप जाते हैं तो आप जॉब करने नहीं जा रहे हैं, आप देश की सेवा करने जाते हैं। इट्स नॉट अ जॉब। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आर्मी नेवी एयरफोर्स ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई सर्विस नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है। और सेवा करने का जितना समय हमें मिल सके, ये हमारे जीवन का वो पुण्य समय जी। और हमें, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा हमारे अंदर आती है, हमारा अलग तरह का व्यक्तित्व बनता है, अलग तरह की पहचान बनती है, और हम एक समाज में और देश में एक अलग उस ऊर्जा के साथ में हम रहते हैं तो अलग पहचान हैं। तो ये है कि हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो ये अपने दिमाग में रखें कि सेवा है, और हमें लंबी सेवा करनी है तो इसके लिए हमें अपने आप को और अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। लेकिन जितना भी समय हमें मौका मिल रहा है इस सेवा का, तो एक सेवक के रूप में कीजिए। कभी मन मस्तिष्क के अंदर ये नहीं कि मैं 4 साल या मैं अग्निवीर नहीं, आप भारत माँ के लाल और भारत माँ के सेवक हैं, और आप माँ की सेवा कर रहे हैं, और माँ की सेवा करने में जो आनंद आता है कहीं नहीं, तो कहीं, क्योंकि माँ के चरणों में ही जन्नत होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, और माँ के चरणों में ही सबसे बड़ा जीवन का आनंद होता है। और जिसको ये मौका मिल रहा है वो बड़ा सौभाग्यशाली है, और जो इस मौके को गंवा रहे हैं उनका जीवन दुर्भाग्य। आफ्टर रिटायरमेंट अब योगेंद्र जी क्या कर रहे हैं? आफ्टर रिटायरमेंट मैं एलन के साथ में हूँ, जहाँ पर ये मेडिकल और IIT की तैयारी करते हैं जो छात्र और छात्राएं। ओके। एलन के साथ में 3 लाख स्टूडेंट हैं, और बस उन बच्चों के पास में मैं उनका पॉजिटिव थॉट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक सैनिक स्कूल हनुमानगढ़, उसका मैं चीफ मेंटर भी हूँ और आउटडोर प्रोग्रामिंग का उनका डायरेक्टर भी हूँ। मुझे बुलाएंगे वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे, और आपका स्वागत है, जरूर आप आइए एक बार। बस मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, जैसे कलाम जी का जीवन था, उस जीवन को देख रहा हूँ कि लास्ट क्षण भी वो बच्चों को बताते सिखाते वीर गति। तो मेरा भी एक ही थॉट है कि लड़ाई में तो शायद हमें तिरंगा ना मिला, लेकिन इस देश के युवाओं को इस राष्ट्र से जोड़ते जोड़ते ही अगर मेरे प्राण जाएं तो इससे बड़ा गौरव मेरे जीवन। ये योगेंद्र जी का दूसरा जीवन है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 15 गोलियों के बाद लोग एक गोली नहीं सहन कर पाते हैं, यहाँ तो 15 की बात थी, और उसके बाद 15 गोलियों के बाद भी लोहा लेना, और फिर उसके बाद अपने बैरक तक पहुंचना, अपने कमांडेंट को जानकारी देना, ये अपने आप में जो कह सकते हैं ना कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आज मैं आपको जीवित अवस्था में देख रही हूँ, और साथ ही साथ परमवीर चक्र, तो ये हमारे पूरे जबलपुर शहर संस्कारधानी के लिए गौरव की बात है। एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, अगर हम स्टूडेंट्स को इसी प्रकार से अवेयर करने के लिए कोई एक प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें योगेंद्र जी अपना समय देंगे? बिल्कुल बिल्कुल समय दूंगा, क्योंकि मेरा तो जीवन ही युवाओं को समर्पित है जी। और जब जहाँ जो भी इंस्टीट्यूट मुझे युवाओं के लिए बुलाता है मैं जाता हूँ, और आज मैं पूरे देश का कोई कोना ऐसा नहीं कि जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ जी। और इन युवाओं के लिए ही, ताकि वो प्रेरित रहें, उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा रहे, मैंने अपने घर पे भी लाइब्रेरी खोली है, ताकि आओ, मोटिवेशनल हॉल है, पढ़ो, क्योंकि जगह, इंसान और समय, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग लाते हैं। चाहे वो आप नकारात्मक भाव में जाओ, चाहे पॉजिटिव। तो एक ऐसी जगह को इन्वायरमेंट किया है कि ताकि देखो मैं देश में घूमता हूँ लेकिन अपनी जगह पे कुछ ना कर रहा हूँ, तो जब भी थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं उस सोसाइटी को, उस कम्युनिटी को, उस परिवार को कुछ देना चाहिए जी। तो वहाँ मैंने इसलिए जो है पूरा मोटिवेशनल हॉल है जो है वो पूरा। कौन सी बुक आपकी सबसे फेवरेट है, क्योंकि आप पढ़ते ज्यादा है? हाँ, मैं विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता हूँ, ओशो को बहुत पढ़ता हूँ, प्रेमचंद को बहुत पढ़ता हूँ, जयशंकर प्रसाद को मैंने बहुत पढ़ा है,
और इन्हीं की प्रेरणा से फिर मैंने भी एक बुक लिखी, हीरो ऑफ टाइगर हिल। क्या बात है, वो मुझे मिलेगी? हाँ बिल्कुल, अमेजोन पे मिलेगी, अभी यहाँ पे तो लेके नहीं है। मुझे आपका साइन किया हुआ चाहिए। तो फिर दोबारा से जरूर आएंगे जी, तो आपको वो जरूर मिलेगी। अमेजोन के ऊपर है, हीरो ऑफ टाइगर हिल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके, बहुत अच्छी बात है। और लिखने और पढ़ने का आपको जो शौक है, जिस प्रकार से आपने बुक लिखी, वो कहीं ना कहीं पूरा कह सकते हैं ना कि वो पूरा दृश्य सामने लाकर आपने खड़ा कर दिया होगा, मुझे यकीन है। बिल्कुल। अब जो है मैं युवाओं को एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर अपने जीवन में ना 3 R जी, का प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपना लिया, 3 R, रीडिंग, राइटिंग एंड रिसर्च, तो आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा आपके अंदर गेन होती शुरू होगी। और जो ऊर्जा आएगी वो ऊर्जा ही आपको ऊपर उठाएगी, पर इस ऊर्जा से हम गिरते भी। तो हमें ऊर्जा को गेन करना है और उसको संरक्षित करना है, उसको वेस्टेज नहीं करना। हमें अपने आप पे ऊर्जा को खर्च कीजिए, दूसरे के ऊपर नहीं। आज हम जो है अपने आप में बड़े निराशवान होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरा ये कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है, उसने ये कर दिया। भाई तुमने क्या किया? बिल्कुल सही। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप पे अपनी ऊर्जा को वेस्ट कीजिए। वो वेस्ट नहीं होती है, वो ट्रस्ट होती है, उसमें बढ़ती है वो। और जब ऊर्जा आपके अंदर, एक ऊर्जावान व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर पाता है, निराशावादी कभी कुछ। सही बात। इसलिए ऊर्जाओं का शरीर है। साइंस के स्टूडेंट होंगे जो समझते होंगे कि एनर्जी बहुत बड़ा खेल है जीवन में और साइंस के अंदर। तो उस एनर्जी को आपने बढ़ाने की क्रियाएं सीखनी है। उस एनर्जी से अपने आप को किस तरह से, जो आप देखो, एक छोटा सा आपको बताता हूं कि जो आप पेड़ पौधे प्रकृति देख रहे हैं, पेड़ पौधे, जिस पेड़ के ऊपर पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, उसी की तरफ हम आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके फूल, पत्ते, फल वो ऊर्जा से बने हैं। बिल्कुल। और जिस पेड़ में जो ना ऊर्जा नहीं होती है, उसमें पत्ते भी निकलने बड़े नामुमकिन होते हैं। तो आप अपने अंदर अगर वो चीजें लाना चाहते हैं तो ऊर्जावान बनिए, और ऊर्जा ही आपको आपके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगी। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं योगेंद्र जी? बिल्कुल, मैं दर्शकों को ये कहूंगा कि देखिए, जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन को सकारात्मक भाव से इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्र ही हमारी पहचान है, राष्ट्र हमारा अभिमान है, राष्ट्र हमारी शान है, और राष्ट्र के लिए जिए, ये धरती माँ के लिए, भारत माँ के लिए जिए। जब भारत माँ के लिए आप जिएंगे तो माँ अपने बेटों को कभी निराश नहीं होती है और उसको कभी नीचे नहीं गिरने देती, हमेशा अपने बेटों को अपने से ऊपर रखती है। तो एज ए बेटे और बेटियां होने के नाते, सिंगनिया और शेर होने के नाते इस माँ की सेवा इसी तरह से भक्त की तरह करते जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बहुत सारी मोटिवेट बातें भी करते हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने आर्मी में रह के वहां के कल्चर के साथ, वहां के जीवन के साथ जिया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और योगेंद्र जी की ये दूसरी लाइफ है जो भारत माता के साथ साथ ईश्वर की कृपा से और सारे देशवासियों के आशीर्वाद से आज सकुशल परमवीर चक्र प्राप्त हैं। और तो और ये अपने लाइफ में आगे युवाओं को और प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने आर्मी के साथ साथ जो सेना की बारीकियां हैं, जीवन की जो बारीकियां हैं, जीवन में किन आदर्शों को आगे लेकर चलना है, उनकी बातों से रूबरू करवा रहे हैं। और साथ ही साथ ज्ञान का अति भंडार है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, रजनीश ओशो जी को पढ़ते हैं जो कि हमारे जबलपुर शहर के रह सके हैं, और हरिशंकर परसाई जी को भी पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को भी पढ़ते हैं। और कहते हैं कि जिंदगी में, इन्होंने कहा कि 3 R को आप लिख लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए। क्या क्या? रीडिंग, राइटिंग एंड रिसर्च। तो बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली, और रेवा टीवी का ये सौभाग्य है आपका इंटरव्यू करने का। और जो दर्शक हमें देखेंगे तो वाकई मैं चाहूंगी कि सारे लोग कमेंट्स कीजिए और देखिए योगेंद्र जी की जो जीवन यात्रा रही है वो कैसी रही, कैसे एक छोटा सा, जो कह सकते हैं नवयुवक, जिसको आज के जमाने में अगर मैं कहूं जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी में बिजी रहता है, इस इंसान ने अपना लहू भी दिया, अपना समय भी दिया, और वो पसीना भी बहाया। किसके लिए? हम सबके लिए। तो मैं सल्यूट करती हूँ आपकी वीरता को और आपके जज्बे को, और साथ ही मैं चाहूंगी कि आपसे डिटेल में और वार्तालाप करूं और दर्शकों तक आपकी जीवन यात्रा को पहुंचाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।